पलक अपनी माँ आंचल के साथ विजयनगर गांव में रहा करती थी। कुछ ही समय पहले उसे पता चला कि उसकी माँ को टीबी की बीमारी है, जिस वजह से अब वो खेती करने नहीं जा पा रही थी। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी बीमारी की वजह से तेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब तेरी माँ खेती के काम पर भी तो नहीं जा सकती। माँ, आप ऐसी बातें करके अपना जी मन चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि बाहर से कुछ लाकर तुझे खिला सकूं, और ना ही इतनी हिम्मत है कि बाहर जाकर 2 पैसे का काम करके 2 पैसे कमा सकूं। माँ, आप में हिम्मत नहीं तो क्या हुआ, मुझ में तो है ना, मैं सब संभाल लूंगी और काम भी कर लूंगी। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। जिसके बाद पलक काम की तलाश में निकल जाती है और दर दर की ठोकरी खाने के बाद वो जा पहुंचती है जमींदार के पास और जाकर बोलती है, जमींदार जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है, मुझे कोई काम दे दीजिए। देख पलक, अभी मेरे घर में 3 नौकर हैं, मुझे काम वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई काम हुआ तो तुझे जरूर याद करूंगा। जमींदार जी, ऐसा मत कहिए, कोई भी कैसा भी काम चलेगा, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। पलक जमींदार के आगे गिड़गिड़ा ही रही होती है कि तभी जमींदार का वफादार नौकर मुन्ना वहाँ आकर बोलता है, जमींदार जी, आपका वो गांव का मोमो स्टॉल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप बोलो तो उसको बंद करवा दे, और वो ऑमलेट का स्टॉल बढ़िया चल रहा है, एक और स्टॉल खुलवा देते हैं। हाँ, सही बोल रहे है मुन्ना तू। वैसे भी उस मोमो स्टॉल से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सोचा था शहरी खाना है, खूब चलेगा, पर नहीं चला, नुकसान हुआ वो अलग। अब जमींदार और मुन्ना की बात सुनकर पलक बोल पड़ी, जमींदार जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अपना वो मोमोज का ठेला मुझे कुछ दिन ठेके पर दे दीजिए, मैं उसे चला लूंगी और जो मुनाफा होगा वो हम थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। तू मोमोज का ठेला लगाएगी? तेरे बाप दादा ने कभी मोमोज खाए भी हैं? खाए छोड़, देखे भी हैं। ये सब तेरे बस की बात नहीं है। साहब, अब आज नहीं तो कल वो ठेला वैसे भी बंद करने वाले थे, मुझे एक मौका दे दीजिए, इससे आपका क्या जाएगा, क्या पता आपका मुनाफा होने लगे। साहब सही बोल रही है पलक बेटी, एक कोशिश और करने में क्या परेशानी है। जमींदार अब मुन्ना की बात को सुनकर पलक को वो मोमोज का स्टॉल दे देता है और पलक उस पर स्टीम के वेज और पनीर मोमोज बेचने लगती है। मोमोज ले लो, मोमोज, ताजी ताजी मोमोज, मसालेदार मोमोज, एक बार खाओगी दीवानी हो जाओगी, 20 रुपए प्लेट। पलक पूरा दिन मोमोज बेचती है, पर उसकी दुकान पर 1-2 ग्राहक ही आते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और एक शाम पलक घर आकर रोने लगती है, मेरी बच्ची दिल छोटा ना कर, आज नहीं तो कल तेरे मोमोज जरूर बिकेंगे। तू इतनी मेहनत कर रही है तो भगवान तेरी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। लेकिन माँ, कब बिकेंगे? मोमोज बिकेंगे इसी उम्मीद में तो मैं रोज स्टॉल लगा रही हूँ, लेकिन मोमोज तो बिकते ही नहीं। पलक अब अगले दिन फिर से मोमोज की स्टॉल को लगाती है। वहाँ उसकी दोस्त रीमा आती है, जो कि उसके साथ पढ़ा करती थी। रीमा उसे पहचान जाती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे पलक, तू यहाँ कैसे, और ये काम तूने कब और क्यों शुरू किया? अब पलक रीमा को सब कुछ बता देती है कि उसके ऊपर क्या क्या बीत रही है। ये सब सुनने के बाद रीमा को अफसोस होता है और रीमा कहती है, यार, लड़कियों पर जिम्मेदारी का बोझ कुछ ज्यादा ही होता है, तो फिक्र मत कर, देखना ये काम बहुत अच्छा चलेगा और फिर तू अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी क्लास में वैसे भी तू सबसे समझदार थी, आखिर जिंदगी की इन चुनौतियों में भी तू ही जीतेगी, देख लेना। क्या खाक पढ़ाई, ये मोमोज तो बिकते ही नहीं है बहन, चुनौतियों में जितना तो दूर, मैं तो खुद को हारता हुआ देख पा रही हूँ। अच्छा, वैसे क्या क्या बेच रही है, जरा मुझे तो खिला। अब रीमा को पलक स्टीम पनीर और वेज मोमोज परोस देती है, जिसे खाकर रीमा ने कहा, अरे पगली, प्रतियोगिता का जमाना है, ये कौन खाएगा? तुझे बेचनी है तो स्टीम के साथ फ्राइड मोमोज और कुरकुरे मोमोज बेच।
फ्राइड मोमोज तो पता है, ये कुरकुरे मोमोज क्या होता है? अब पलक की बात सुनकर पहले तो रीमा हंसती है, फिर अपना फोन निकालकर उसको कुछ वीडियोस दिखाती है, जिसकी सामग्री पलक कॉपी में लिख लेती है और घर आकर अपने गुल्लक को तोड़कर कुछ सामान ले आती है और अब हर तरह के मोमोज लेकर दुकान पर बेचने लगती है। तभी वहाँ से पास से जमींदार गुजरता है। 4 दिन हो गए तुझे मोमोज बेचते हुए। अगर एक हफ्ते में तेरे मोमोज ना बिके तो मैं ये स्टॉल बंद करवा दूंगा, समझी? साहब, मैंने कुछ नए मोमोज रखे हैं दुकान पर, आप खाकर तो देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मोमोज बहुत पसंद आएंगे। जमींदार मुंह बनाकर बिना मोमोज खाई चला जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक बच्चा आकर कहता है, दीदी मुझे 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज दो ना। रीमा दीदी ने बताया था कि अब से आप कुरकुरे मोमोज भी रख रही हो। हाँ बच्ची, अभी देती हूँ। पलक उस बच्चे को मोमोज दे देती है, जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं। और रीमा भी अब सब लोगों को उसके मोमोज की स्टॉल के बारे में बताती है। अब उसकी दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगते हैं। ए लड़की, मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मुझे 500 के कुरकुरे मोमोज पैक कर दे। हाँ क्यों नहीं भैया, अभी रुकिए, मैं आपके गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज पैक कर देती हूँ। अब ऐसे ही एक के बाद एक ग्राहक आते हैं और पलक की दुकान चल निकलती है। 1 हफ्ता बीत गया था और पलक अपनी कमाई लेकर जमींदार के पास जाती है और उससे कहती है, साहब ये लीजिए आपके हिस्से के पैसे। जमींदार पैसे गिनकर बोला, ये क्या, ये तो बस 5000 रुपए है। साहब 10,000 की कमाई हुई, मैंने 5,000 आपको दे दिए और 5,000 की रकम मैंने खुद रख ली। ए लड़की, तुझे रोजगार मैंने दिया है तो ज्यादा पैसों का हक भी तो मेरा होगा। मुझे 3000 और चाहिए। साहब 2000 में मेरा घर कैसे चलेगा? माँ के इलाज के लिए खर्चा भी तो चाहिए। अब जमींदार उससे पूरी 3000 छीनकर गुस्से से तमतमाता हुआ बोला, मैंने तेरी माँ का ठेका नहीं लिया है, वो जे हमारे। जा, आज के बाद मेरी दुकान के आसपास भी मत दिखना। अब पलक रोती हुई घर जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। मेरी बच्ची, वो स्टॉल चला क्योंकि तेरे हाथों में गुण था। तू अब भी वही काम कर सकती है, बस तुझे हिम्मत नहीं हारनी। मैं कुछ दिन बिना दवा के रह लूंगी। इन पैसों से तू अपना काम शुरू कर और जरूरत पड़े तो मेरा ये लॉकेट बेच दे। अब आंचल अपने गले से उसको एक काले धागे में बंधा हुआ चांदी का लॉकेट देती है, जो कि शादी के समय उसकी सास ने उसे दिया था। पलक अपनी माँ से वादा करती है, माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, ये लॉकेट मैं जल्द से जल्द वापस आपके गले में लाकर पहनाऊंगी। आंचल नम आंखों से अपनी बेटी का माथा चूम लेती है और पलक अब स्टॉल लगाने की तैयारी कर लेती है। वहीं जमींदार उस मोमोज की स्टॉल को बंद नहीं करता और अपने खास आदमी मुन्ना को उसके स्टॉल पर मोमोज बेचने के लिए खड़ा कर देता है। वहीं पलक सामने ही एक टूटी फूटी स्टॉल पर मोमोज बेचती है, लेकिन तब भी हर कोई पलक के स्टॉल से ही मोमोज ले रहा था, क्योंकि उसके हाथों में स्वाद जो था। दीदी फिर से 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो ना। अभी लगाती हूँ बच्चे, आखिर तुम ही तो मेरी पहले ग्राहक थे। 1 प्लेट पैक भी कर देना, अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगा। ऐसे ही उसकी दुकान पर खूब ग्राहक आते हैं और वो अपनी माँ का इलाज करवाती है और एक नया ठेला भी खरीद लेती है और सुनार से लॉकेट दोबारा खरीदकर अपनी माँ के गले में डलवा देती है और अपनी पढ़ाई भी दोबारा से शुरू कर लेती है। उसे लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही पटरी पर चल रहा है, लेकिन अभी तो उसकी जिंदगी की परेशानियां शुरू हुई थी। उस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरा ठेला बंद करवा कर अपना काम चला रही है। इसका कुछ तो करना होगा। आप बताइए साहब, क्या करना है? रात को इसके ठेले पर आग लगा दे। और क्या करना है, ठेला नहीं रहेगा तो मोमोज क्या बेचेगी है? अब जमींदार के कहे पर मुन्ना पलक के स्टॉल को रात के समय आग लगा देता है और अगले दिन जब पलक अपना स्टॉल देखती है तो बहुत रोती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन वो हिम्मत हारे बिना फिर से एक किराए का स्टॉल लेकर मोमोज बेचने लगती है और उसके मोमोज फिर से बहुत बिकते हैं। अब जमींदार कुछ गुंडे लेकर उसके स्टॉल पर आकर तोड़ा फोड़ी करवाने वाला होता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर उन्हें पकड़ लेता है
मुझे पहले ही पलक बेटी ने इस बारे में कंप्लेन कर दी थी, पर मैं तो इस इंतज़ार में था कि तुमको रंगे हाथ पकड़ूं। और अब वो काम भी हो गया। तैयार हो जाओ हवालात की हवा खाने के लिए जमींदार। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरा ठेला बंद करवाया, मुझे पुलिस को पकड़वा दिया। साहब, मैं तो कुछ नहीं करती। अगर आप मुझे मेरा सही हिस्सा दे देते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना आप मेरा हक मारते और ना ही मैं खुद का काम करने की सोचती और ना ही यहाँ तक पहुँच पाती। आखिर एक गरीब का हक मारकर आपने उस गरीब को ये सिखा दिया कि वो गरीब हर मुसीबत और हर हालात से लड़ सकता है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। अब जमींदार को पुलिस ले जाती है, जिसके बाद जमींदार को जेल की हवा खाकर अकल आ जाती है। पूरे गांव में उसकी बदनामी होती है, वो अलग। वहीं पलक के कुरकुरे मोमोज बहुत अच्छे बिकते हैं और वो पूरे गांव में कुरकुरे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। अर्जुन अपनी बीवी मेघा के साथ गांव से शहर में आता है। गांव में अर्जुन का एक छोटा सा सब्जी कचौड़ी का ठेला था, पर बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से अर्जुन अपनी बीवी मेघा के साथ शहर में जाकर आलू कचौड़ी बेचने का फैसला करता है और अपने किसी रिश्तेदार की मदद से वो शहर में आ जाता है। शहर पहुंचते ही मेघा अर्जुन से बोलती है, सुनिए जी, हम शहर आ तो गए हैं, पर आपको लगता है कि यहाँ पर हम अपना आलू कचौड़ी बेचने का व्यापार कर पाएंगे? जहाँ चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए तो यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं है। जाने कितने तरीके की चीजें बिक रही है। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथ की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ मेघा, और तुमने पहले ही हार मान ली। सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही मेघा और अर्जुन दोनों अपने रहने के ठिकाने की तलाश में लग जाते हैं। काफी घूमने और बातचीत करने के बाद आखिरकार उन्हें कुंती नाम की एक महिला के यहाँ किराए पर कमरा मिल जाता है। कुंती उन दोनों को कमरा दिखाकर समझाते हुए बोलती है, अच्छे से रहना, और यहाँ पानी की समस्या आती रहती है, तो अपना पीने का, नहाने का, खाना बनाने का और सारा पानी भरकर रख लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे तुम दोनों गांव छोड़कर शहर क्यों आए हो? अपना व्यापार करने के लिए। मैं और मेरा पति गांव में आलू कचौड़ी बेचा करती थी, पर उससे हमारा अच्छे से गुजर बसर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब हम शहर में ही व्यापार करना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, भगवान तुम लोगों को सफलता दे। कुछ दिनों में अर्जुन अपने घर के पास ही एक बाजार में आलू कचौड़ी बेचना शुरू करता है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगा करती थी। इस बीच अर्जुन की आलू कचौड़ी खाने के लिए बस थोड़े बहुत ही लोग आया करते। अर्जुन जितना माल बनाया करता, उसका आधा माल ही बिका करता। ये देखते हुए अर्जुन परेशान होकर अपनी बीवी से बोलता है, मेघा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो लोग फास्ट फूड के इतने दीवाने हैं कि कोई आलू कचौड़ी को खाना पसंद ही नहीं करता है। जी, अगर आलू कचौड़ी नहीं बिकी तो हम फिर क्या करेंगे? कमरे का किराया भी तो देना है। मेघा, कोई ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पर लोग आलू कचौड़ी को पसंद करें और सस्ते दाम में आलू कचौड़ी लेना भी चाहें। ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? जी सुनिए ना, हम रेलवे स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना क्यों नहीं शुरू करते हैं? वैसे भी रेलवे स्टेशन पर हर तरीके की दुकान होती है। अमीर गरीब जरूरी तो नहीं कि हर किसी की जेब में बहुत सारे नोट हो। वहाँ पर हमारा आलू कचौड़ी का व्यापार अच्छा चल सकता है। तुम सही कह रही हो मेघा, मुझे स्टेशन पर ही आलू कचौड़ी बेचने का काम करना चाहिए, पर स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचने के लिए हमें किसी से मदद लेनी होगी। अर्जुन और मेघा इतनी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुंती आ जाती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पति की स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, वो तुम लोगों का ठेला लगवा देंगे वहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। कुंती वहाँ से चली जाती है और अगले दिन ही अपने पति से अर्जुन और मेघा के बारे में बात करती है। कुंती का पति स्टेशन मास्टर से बात करता है और अर्जुन का एक छोटा सा ठेला शहर के रेलवे स्टेशन पर लगवाना शुरू कर देता है। आलू कचौड़ी की महक स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। अब हर दिन आने जाने वाले कई यात्री अर्जुन के हाथों की आलू कचौड़ी खाने आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन स्टेशन पर काम करने वाला बिरजू नाम का एक कुली अर्जुन के पास आता है और बोलता है, अरे कैसे हो अर्जुन भैया? मैं ठीक हूँ बिरजू, तुम बताओ कैसे हो? बस सही चल रहा है भैया, जरा एक प्लेट आलू कचौड़ी खिला दो। ये लो अर्जुन, खा लो। सच में भैया, आपके हाथ की आलू कचौड़ी ना बहुत ही ज्यादा स्वाद होती है। सच में
और इसका दाम भी बहुत कम है, वरना तो खाना खाने के लिए हमें किसी दुकान पर जाना पड़ता था और इतनी हमारी कमाई भी नहीं होती थी जितना हमारा खाने का खर्चा हो जाता था। लेकिन जब से अपने स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना शुरू किया है, हमारे तो पैसों की बचत हो गई और पेट भरकर खाना भी मिलने लग गया। शुक्रिया बिरजू, बस तुम आराम से पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही बिरजू अर्जुन से बातें करते करते आलू कचौड़ी खाता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है। दिन गुजरती चली जाती है और जिन सवारी का डेली शहर से आना जाना हुआ करता, वो तो अर्जुन के आलू कचौड़ी के पक्के ग्राहक हो गए थे। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अर्जुन के हाथों की बनी हुई आलू कचौड़ी ना खाए। ऐसे ही एक दिन अर्जुन आलू कचौड़ी का ठेला लगाकर सामान तैयार कर रहा होता है। तभी मोहन नाम का एक अमीर आदमी हाथों में कई सारे बैग लिए जैसे ही अर्जुन के छोटे से ठेले के पास से गुजरता है तो उसके बैग से टक्कर लगकर मोहन का सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। तभी मोहन बोलता है, तुम्हें खाना ही बेचना है तो कहीं और भी बेच सकते हो तुम। क्या ये बीचों बीच ये ठेला सा लगा कर बैठे हुए हो? मेरा सारा बैग और कपड़े दोनों गंदे कर दिया तुमने। साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा था ना, बल्कि आपने ही मेरा नुकसान कर दिया। औकात से ज्यादा की बात मत करो, जानते भी हो मैं कौन हूँ। इस शहर की सबसे अमीर हस्तियों में से एक हूँ और तुम मुझ पर नाम लगा रहे हो। साहब, मैं कोई नाम नहीं लगा रहा, गलती तो है ही आपकी। आपको देखकर चलना चाहिए था। अब मैं ग्राहकों को आलू कचौड़ी कैसे खिलाऊंगा? आपकी वजह से मेरा कितना माल बेकार हो गया। आप इसका हर्जाना भर दो। अर्जुन की बात से मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन के मुंह पर एक करारा तमाचा मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर के पास जाकर अर्जुन की ही कंप्लेंट कर देता है। बड़े होने के चलते मास्टर को भी मोहन की बात माननी पड़ती है और अगले ही दिन से स्टेशन मास्टर अर्जुन को रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाने से मना कर देती है। और ये सारी बातें जब मेघा को पता चलती है तो वो बोलती है, कैसे अजीब लोग हैं शहर में, अपनी गलती भी नहीं मानते और अपने हक का पैसा ही तो मांगा था। कौन सा कोई फ्री का पैसा मांगा था आपने? अब हम दोनों पति पत्नी क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेघा कि हम क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से तो आलू कचौड़ी का व्यापार चलाया था, अब न जाने क्या होगा। जहाँ एक तरफ गरीब अर्जुन अपना आलू कचौड़ी का ठेला बंद होने की वजह से परेशान था, वहीं स्टेशन पर भी ग्राहक हर दिन अर्जुन के ना आने की वजह से काफी ज्यादा चिंतित होने लगे थे, क्योंकि वो उसके हाथों की आलू कचौड़ी खाने के आदी जो हो चुके थे। अब इतने लोग स्टेशन पर ट्रेन के बारे में नहीं पूछ रहे थे जितने अर्जुन के बारे में पूछ रहे थे। इन सभी के बीच एक दिन बिरजू स्टेशन मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं अर्जुन की गलती नहीं थी, फिर भी आपने मोहन साहब की बात मानकर उसका ठेला बंद करवा दिया। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत गलत किया है? किसी गरीब के हाथों से उसकी रोजी रोटी छीनकर आपने गलत किया है। मेरी माने आप अर्जुन को वापस बुला लीजिए। स्टेशन पर ग्राहक तो ऐसे भी हैं जो सफर खरीदने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए आया करते थे। बिरजू की बात सुनकर स्टेशन मास्टर हामी सर हिला देता है और बिरजू को अर्जुन को वापस बुलाने को कहता है। इसके बाद बिरजू अर्जुन के घर जाता है और अर्जुन को सारी बात बताता है। तभी अर्जुन उसके गले लगते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो तुमने स्टेशन मास्टर से मेरे लिए बात की। मुझे लगा नहीं था कि स्टेशन मास्टर मुझे फिर से दोबारा आलू कचौड़ी बेचने का मौका भी देगा। कैसी बात करते हो दोस्त, एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझ सकता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इस बड़ी आबादी वाले शहर में हम जैसे गरीब लोगों के लिए पेट भरना बड़ा ही मुश्किल है। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से अर्जुन फिर से स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचना शुरू कर देता है। अर्जुन को वापस से स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचता देखकर सवारियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और एक दिन जब मोहन सफर से लौट रहा था तो उसका फोन गलती से ट्रेन में ही छूट जाता है और उसे जोरों की भूख लग रही थी। और वो जब अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसके पास केवल 20 रुपए थे और वो 20 रुपए लेकर खुद से बोलता है, अगर जल्दी से कुछ नहीं खाया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। मेरा शुगर लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ खाना होगा, पर मैं क्या खाऊं? इतने से पैसों में आखिर मुझे क्या मिलेगा जिससे मेरे पेट में थोड़ी तसल्ली हो? तभी मोहन की नजर अर्जुन के ठेले पर जाती है। मोहन को देखकर अर्जुन पहचान जाता है। मोहन अर्जुन से एक प्लेट आलू कचौड़ी लेता है और जल्दी से खाने लगता है। इसके बाद वो बैग निकालकर अपनी शुगर की दवाई लेता है और उसे बहुत बेहतर महसूस होता है।
तभी मोहन अर्जुन से बोलता है, मुझे माफ कर दो, उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, गलती मेरी थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ही दोषी बना दिया। लेकिन आज समझ में आया कि कम पैसों में भी जब खाना मिल जाए तो वो कितना सुखमय होता है। कोई बात नहीं साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। आप आलू कचौड़ी लेना चाहोगे? और अर्जुन की बात सुनकर मोहन हाँ में सर हिलाता है और अर्जुन एक प्लेट आलू कचौड़ी और मोहन को खाने को देता है। और इस तरह गरीब अर्जुन का रेलवे स्टेशन पर आलू कचौड़ी बेचने का काम यूं ही चलता जाता है।